जय हिंद दोस्तों। आज का करेंट अफेयर, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 74वें में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड पूछ सकता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार तथा उसमें फेरबदल किया। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 77 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 77 मंत्री थे। याद रखिएगा, 77 मंत्री थे, जिनमें लगभग 50% मंत्री नए हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री, उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री है, राज मंत्री है, उप मंत्री है। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पे प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या? कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय है। राजमंत्री क्या है? राजमंत्री इन्हें या तो मंत्रालयों, विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबंध किया जाता है। ये कैबिनेट मंत्रियों या राजमंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हैंगर वायरस मल्टीप्लायर रिपोर्ट किसने जारी की है? HVMR रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका आंसर होगा दोस्तों OXFAM, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सफैम है क्या? ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है, भूख से होने वाली मौतें SARS-CoV-2 वायरस को पीछे छोड़ रही है। दुनिया भर में हर मिनट 11 लोग भूखे मर रहे हैं। ऑक्सफैम यही है जो कि SARS-CoV-2 वायरस को पीछे छोड़ रही है और दुनिया भर में 11 लोग भूखे मर रहे हैं। हर मिनट में 11 लोग भूखे मर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 3C कॉन्फ्लिक्ट, कोविड-19 और क्लाइमेट क्राइसिस के कारण हर मिनट तीव्र भूख से 11 लोगों की मौत होने की संभावना है। 3C ने 5,20,000 से अधिक लोगों को
भूखमरी के कगार पर धकेल दिया है। दुनिया भर में 155 मिलियन लोग अब खाद्य असुरक्षा या इससे भी बदतर संकट के स्तर में जी रहे हैं। 2020 की तुलना में 20 मिलियन की वृद्धि हुई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य खर्च में $51 बिलियन की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देश की शहरी स्थानीय इकाइयों में ओपन डेफिकेशन फ्री ODF श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। देश में पंजाब के शहर सबसे स्वच्छ है। पंजाब ने देश की शहरी स्थानीय इकाइयों में ओपन डेफिकेशन फ्री श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश में 88.18% शहरी इकाइयों के मुकाबले पंजाब को 99.38% अंक मिले हैं। पंजाब की 163 ULB में से 162 ULB को ODF प्लस और ODF प्लस दर्जा हासिल हुआ है। शहरी पंजाब को 2 अक्टूबर 2018 को ही ODF घोषित किया गया था, जबकि ULB ने तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणित ODF की प्रमाणिकता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में सहयोग के लिए किसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों OIC, ऑप्शन नंबर बी, OIC को विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में सहयोग के लिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में सहयोग के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे पूर्व दिसंबर 2020 में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा देश की कश्मीर नीति की आलोचना को भी खारिज कर दिया है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन इसमें कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, जबकि इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए थे। कहाँ हुए थे? मोरक्को के रबात में हुए थे। ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसका मुख्यालय है जेदाह, यह है सऊदी अरब में। वर्ष 2019 में IOC की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया था। OIC में भारत के 2 करीबी पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश और मालदीव भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अनु रानी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ
है? अनु रानी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंजाब। अनु रानी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ है? पंजाब में। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अनु रानी का जन्म किस राज्य में हुआ है? इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में ओलंपिक में भाग लेने वाली और वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला भाला फेंक एथलीट अनु रानी की बात की और 2019 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अनु रानी ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया था। उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर में 28 अगस्त 1992 को जन्मी अनु रानी किसान परिवार से हैं। बचपन में परिवार के साथ खेले जा रहे क्रिकेट मैच में जब काफ़ी दूर से अनु रानी ने बॉल को आसानी से फेंका तो उनके भाई ने उनकी बाजुओं की ताकत को पहचाना और बांस का भाला बनाकर अभ्यास शुरू करवाया। अनु रानी ने 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अनु रानी ने 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोहा में रजत पदक भी जीता। इस प्रदर्शन से उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया और इस प्रकार वे ऐसा करने वाली पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई। अनु रानी को 2020 में एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स स्टार और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग ZVD का मामला सामने आया है? इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर डी केरल। ये हेड साइज है, मॉडरेट है, माइक्रो सेफिली है। जीका वायरस क्या है? जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जिसे पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद में 1952 में युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में पहचाना गया। इसका प्रसार है ZVD मुख्य रूप से एडिज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। यह वही मच्छर है जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और पित्त ज्वर होता है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इसमें बुखार, शरीर पर दाने, कंजक्टिवाइटिस, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिर दर्द शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक जयराम रमेश है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। रमेश लेखक, संसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भी रह चुके हैं। बेनू माधव, गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने द फोर्थ लाइन, एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में 26 निबंध शामिल थे।
कितना निबंध शामिल थे? 26 निबंध शामिल थे। क्वेश्चन, कविता राव ने लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी। इस अंश में रुखमाबाई राउत की कहानी बहुत बेहतरीन ढंग से बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क के किस शहर में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्लोखस। इसका आंसर होगा ब्लोखस, ऑप्शन नंबर बी। यह है ब्लोखस, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है डेनमार्क के ब्लोखस शहर में। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। रेत महल की ऊंचाई करीब 21.16 मीटर और 69.4 फीट। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंडकास्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर को दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन डेनमार्क में ही होता है। कहाँ होता है? डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी। ये द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक लिखी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रख्यात वकील श्री केटीएस तुलसी जी की मां स्वर्गीय श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी द्वारा लिखित पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई थी और यह पुस्तक IGNCA द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? IGNCA के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में T20 का पहला दोहरा शतक किसने लगाया? तो हाल ही में T20 का पहला दोहरा शतक सुबोध भाटी ने लगाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है। दिल्ली के सुबोध भाटी T20 में दोहरा शतक जड़कर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है और T20 में यह कमाल करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सुबोध ने क्लब स्तर के टूर्नामेंट में दिल्ली 11 की तरफ से खेलते हुए यह कमाल किया है। इस बल्लेबाज ने 79 गेंदों में 17 चौके और 17 छक्के की मदद से नवाद 205 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाए। पहला सैकड़ा उन्होंने 17 गेंदों में पूरा किया। 17 गेंदों में उन्होंने 102 रन बनाए। सुबोध ने अपनी इस पारी के साथ
वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों में 175 रन धुआंधार पारी खेली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ष 1987 से मनाया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1987 से मनाया जा रहा है। और 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। तब संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 है। भारत की पिछले दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। भारत में हर 1 मिनट में 25 बच्चे पैदा होते हैं। भारत में हर 1 मिनट में 25 बच्चे पैदा होते हैं। यह आंकड़ा उन बच्चों का है जो अस्पतालों में जन्म लेते हैं। अभी इसमें गांवों और कस्बों के घरों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किसने लॉन्च किया था? तो अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है अमेजन ने लॉन्च किया था। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन नंबर ए। अमेजन ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेजन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया है। अमेजन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया है। अमेजन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र है जो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। अमेजन के CEO एंड्रयू आर जेसी है। अमेजन के CEO कौन है? एंड्रयू आर जेसी। और अमेजन की स्थापना कब की गई है? तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज लेकर कहाँ आया था? तो सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। 11 जनवरी 1613 को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली थी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से किस शहर के एक रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल
एक्वेरियम आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, जो कि शहर के एक रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम आम जनता के लिए खोला गया है। कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यात्रियों को एक यादगार अनुभव देने और स्टेशन पर उनके प्रतीक्षा समय को सुखद बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड IRSDC ने दक्षिण पश्चिम रेलवे और HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यह फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया है। अमेजन रेन फॉरेस्ट पर आधारित इस एक्वेरियम को देखने के लिए प्रवेश शुल्क रखा गया है। प्रवेश शुल्क के रूप में 25 रुपया लिया जाता है। एक बार में अधिकतम 25 विजिटर एक्वेरियम में प्रवेश ही कर सकते हैं।